ये बैठिए ना बाबा, आप चलिएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। आप बोलिए ना, आप कैसे बैठ के यहाँ फैसला करते? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एज की साकी खबर, जहां खबरों को सिर्फ सुर्खियों में नहीं बल्कि उनकी पूरी सच्चाई और संदर्भ के साथ आपके सामने रखा जाता है। आज की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिनका सीधा असर देश के आम लोगों और युवाओं की जिंदगी पर पड़ता है। महंगाई से बिगड़ता घर का बजट, रोजगार को लेकर युवाओं की चिंता, आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियां और सत्ता के बड़े फैसलों का जनता पर पड़ने वाला असर। आज इन सभी सवालों को एक एक करके समझेंगे, क्योंकि सवाल किसी एक पार्टी या नेता का नहीं है। सवाल है देश का, जनता का और आने वाले भारत का। सत्ता चाहे किसी की भी हो, सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है और जवाब मांगना जनता का अधिकार। आज की खबरों में कुछ ऐसी तस्वीरें और घटनाएं भी सामने आएंगी जिन्हें देखने के बाद शायद आपके मन में भी कई सवाल खड़े हों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस खबर के पीछे की असली कहानी क्या है और इसका असर आगे क्या हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जरूरी मुद्दों पर सवाल उठते रहें और खबरों को विस्तार से समझने का सिलसिला जारी रहे, तो वीडियो को लाइक करें और आज की साकी खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन और जानते हैं कि आखिर देश में इस वक्त चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जिसमें एक युवा सरकार पर तीखी टिप्पणी करता दिखाई देता है और उसके बाद संसद के अंदर एक सांसद का बयान दिखाया जाता है। इस वीडियो में सरकार की नीतियों और उसके कामकाज को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और इसे लेकर यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि देश के एक हिस्से में सरकार के खिलाफ नाराजगी का माहौल मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक क्लिप को पूरे देश की राय नहीं माना जा सकता। किसी एक व्यक्ति की बात उसकी अपनी राजनीतिक राय हो सकती है, किसी अब पूरे देश की राय नहीं माना जा सकता। यहाँ पार्ट की एक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक क्लिप को है, लेकिन ऐसी राय हमें यह सोचने का मौका जरूर देती है कि आखिर जनता के बीच सरकार के कामकाज को लेकर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ वीडियो में संसद का दृश्य भी सामने आता है, जहां सांसद सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर सवाल उठाते नजर आते हैं। यानी एक तरफ सड़क और सोशल मीडिया पर आम लोगों की आवाज है और दूसरी तरफ संसद के अंदर जनप्रतिनिधियों की आवाज। अब आप खुद देखिए कि इस वीडियो में क्या कहा गया है। तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे। मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। आप पैसा ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ करवा रहे हो। आपने एक ही खाली कंपनी का नाम लूंगा, 1,500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे आपको मिले हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, जैसे अडानी का नाम लो पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है, 440 बार का करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है कि आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए, यही स्कीम आप मजदूरों के लिए लाइए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाइए, छात्रों के लिए लाइए, छोटे दुकानदारों के लिए लाइए और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। कहिए कि अगर 1 करोड़ रुपए किसी दुकानदार का, छोटे व्यापारी का माफ रहेगा, बकाया रहेगा, उससे 30 लाख रुपए लेके 70 लाख रुपए माफ। क्योंकि यही काम तो किया है आपने। आंकड़े पढ़ रहा हूं मान्यवर, ध्यान से पूरे देश को सुनना चाहिए क्या है आपकी असलियत। आपने भूषण स्टील का 54,000 करोड़ रुपए कर्जा बकाया था, 42,000 करोड़ रुपए आपने वसूला, 23% आपने माफ किया। एसआर का, भूषण स्टील का 57,000 करोड़ रुपए बकाया था, 35,000 करोड़ वसूला, 38% आपने माफ किया। 8,000
अब आपने पूरी क्लिप देख ली। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सरकार के लिए सिर्फ अपने समर्थकों की आवाज सुनना पर्याप्त नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार को आलोचना सुनने की क्षमता भी रखनी पड़ती है। अगर कोई नागरिक सरकार के किसी फैसले से असहमत है तो उसका सवाल लोकतंत्र की कमजोरी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ किसी भी आरोप या राजनीतिक दावे को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हमें सवाल भी पूछना चाहिए और तथ्यों की जांच भी करनी चाहिए। इस क्लिप का असली संदेश यही है कि सरकार और जनता के बीच संवाद जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार जनता की ऐसी आलोचनाओं को किस तरह लेती है और क्या उन सवालों का जवाब नीतियों और काम के जरिए दिया जाता है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के जरिए। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो सीधे देश के विश्वविद्यालयों और लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी है। मामला है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2026 के इक्विटी रेगुलेशंस का, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और दूसरी पहचानों के आधार पर होने वाले भेदभाव से निपटना और समानता को बढ़ावा देना बताया गया था। लेकिन नियम लागू होते ही इन पर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों और संगठनों ने सवाल उठाया कि नियमों में जातीय भेदभाव की परिभाषा और शिकायतों की प्रक्रिया को लेकर पर्याप्त सुरक्षा और स्पष्टता है या नहीं। दूसरी तरफ इन नियमों के समर्थकों का कहना है कि विश्वविद्यालयों में भेदभाव और उत्पीड़न जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था जरूरी है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के संचालन पर रोक लगाते हुए कुछ प्रावधानों की अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग को लेकर प्रथम दृष्टया चिंता जताई थी और अब 20 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इन नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि नियम सही हैं या गलत, असली सवाल ये है कि देश के विश्वविद्यालयों में ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया जाए जिसमें जातीय भेदभाव से पीड़ित छात्र को न्याय मिले, लेकिन साथ ही किसी भी शिकायत का निष्पक्ष तरीके से परीक्षण भी हो और किसी निर्दोष छात्र या शिक्षक के साथ अन्याय न हो, क्योंकि शिक्षा का स्थान डर का नहीं, समान अवसर और सम्मान का स्थान होना चाहिए। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले आप देखिए कि वीडियो में इस मुद्दे को किस तरह सामने रखा। गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं। मेरा तो जवाब मांग लिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब दे। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। सर मैं अरे सर इसमें क्या गलती है सर? एक बात बताइए, तो आप चाहते हो कि हिंदुस्तान छोटे 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 खांचों में रहे और हिंदुस्तान के गरीब लोग सपना ना देख पाए? सिर्फ अरे क्या सर? सर मैं सर कैसे बोलूं सर? स्पीकर सर, आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर। 3 और 4 कह देता हूं सर। A1 A2 चलेगा सर? A1 A2 मान्य स्पीकर सर। सर ये जो लोग, ये दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। गया है। अब आपने क्लिप देखी। इस पूरे विवाद को समझने के लिए दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। एक पक्ष कहता है कि कैंपस में जातीय भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए मजबूत नियम जरूरी हैं, जबकि आलोचकों की चिंता है कि नियमों की कुछ परिभाषाएं बहुत संकरी या अस्पष्ट हो सकती हैं और शिकायतों के दुरुपयोग की संभावना को लेकर पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती टिप्पणी में भी कुछ प्रावधानों की अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग की संभावना पर चिंता सामने आई थी। इसलिए इस मुद्दे को सिर्फ
जाति की राजनीति के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसे छात्र के अधिकार, निष्पक्ष जांच, समानता और न्याय, इन चारों नजरियों से देखना होगा। कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी। कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी के 37 के रिजोल्यूशन को फॉलो करते हुए महान वंदे मातरम गीत के 2 ही छंद गाने का फैसला किया। उन्होंने वो लाखों शहीदों का मान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं? 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था। सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अम्बेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी